हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अगले एक सप्ताह में हम लोग करने वाले क्लास 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चूंकि चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये चैप्टर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रासायनिक अभिक्रियाएं और दूसरा शब्द है रासायनिक समीकरण। इसका मतलब इस चैप्टर में हमको दो चीज़ें समझनी है। एक रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें। दूसरा रासायनिक समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब कुछ। अगर मैं रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी तरीके से समझ ली और रासायनिक समीकरण पूरी तरीके से समझ लिया तो हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो समझाएंगे, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। फिर रासायनिक समीकरण का टॉपिक उठाएंगे, वो पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। तो जो पहला टॉपिक है चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने कहा कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं और उनको मिलाने के बाद कोई एक नया पदार्थ बने, तो जो ये क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने मिलाया मैग्नीशियम ने एक पदार्थ लिया और हमने उसके साथ मिलाया ऑक्सीजन। क्या मिलाया भाई, जरा बताओ जरा भाई, ऑक्सीजन। जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारा पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना भैया, हमारा जो नया पदार्थ बना उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या करा, हमने दो पदार्थों को मिलाया। हम दो से अधिक भी मिला सकते हैं। तो हमने कहा जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने पे कोई नया पदार्थ बने, जैसे यहाँ पर हमने मैग्नीशियम लिया था, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया, दो पदार्थों को मिलाया और मिलाने पे एक नया पदार्थ बना। यहाँ पर नया पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो यहाँ पर पदार्थ बना वो ना तो इसके जैसा था ना तो इसके जैसा था, एकदम नया पदार्थ बना। तो हमने क्या कहा, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने पर हमें एक नया पदार्थ बने, सेम पदार्थ नहीं बनना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बन जाए, नहीं, एक नया पदार्थ बनना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाने पर हमने देखा एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो यहाँ पदार्थ बना उसके ना तो इसके जैसे थे ना तो इसके जैसे थे, मतलब ये नया पदार्थ का था। तो हमने क्या रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बोली, हमने कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं और मिलाने पर एक नया पदार्थ बनता है, तो ये जो पूरी क्रिया है, यही पूरी क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर हमने दो पदार्थों को मिलाया, हम दो से ज़्यादा पदार्थों को भी मिला सकते हैं। एक लास्ट बार हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमने कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हमने क्या कहा, एक लास्ट बार और देखेंगे। हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस बात को हमने अच्छे से बताया। इसमें किसी को कोई समस्या है? चलो अब देखते हैं। हमने कहा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है तीन प्रकार की? ये रासायनिक अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहली संयोजन, दूसरी वियोजन और तीसरी विस्थापन। रासायनिक अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग संयोजन को पढ़ेंगे, इस संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, फिर वियोजन को पढ़ेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे विस्थापन को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो अगली जो हेडिंग है, सब लोग हेडिंग डाल सकते हो, है अगली हेडिंग का जो नाम है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपको देखते ही पता चल रहा होगा, संयोजन का अगर तुमको अर्थ समझ में आ रहा होगा तो उसका अर्थ साफ साफ यहीं से समझ में आ रहा है, संयोग करने से। संयोग करने का मतलब क्या होता है, जब दो पदार्थ आपस में संयोग करें, मतलब मिल जाए और मिल के एक हो जाए, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलाएं, वो सब मिल के एक हो जाए। मान लो हमने उदाहरण के तौर पे कोई ए तत्व है, बी तत्व है, सी तत्व है, हमने तीनों को मिलाया और तीनों मिल के आपस में मिल के क्रिया करके तीनों एक हो गए। देखो तीनों का संयोग हो गया, तीनों का योग हो गया, तीनों योग हो गए क्या बना, एक पदार्थ। तो संयोजन अभिक्रिया में जरूरी है यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ लें और सब आपस में जुड़ के एक हो जाएं। क्या हो जाए, उनका संयोग हो जाए, उनका योग हो जाए, और योग हो के केवल यहाँ पर कहीं कितना तत्व बने, एक बने। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के एक पदार्थ बनाए तो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। एक बात को और समझ लो, जो ये तीर है, तीर के इधर साइड वाले जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकर्मक। क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। और जो तीर के उधर साइड है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, ये सब अभिकर्मक है ना, हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। मतलब सब जितने भी अभिकर्मक है सब आपस में क्रिया कर ले और क्रिया करके केवल क्रिया करके योग हो जाए उनका, और योग हो गए केवल एक उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखो, हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। कितने उत्पाद है, केवल एक उत्पाद है, क्योंकि सब जुड़ जाएंगे तो एक उत्पाद का निर्माण होगा ना। तो हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका हम एक रियल उदाहरण दे रहे हैं जो आपकी कॉपी में हमने समझाने के लिए दिया। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सेम उदाहरण दिए दे रहे ताकि याद करने में आपको असुविधा न। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या, देखो इसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक, इसको क्या कहते हैं, जिनके इधर साइड को क्या कहते हैं, अभिकर्मक, और इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्योंकि यहाँ पर एक उत्पाद दिख रहा है तो इसको हम एकल उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल उत्पाद। तो हम क्या कहेंगे कि लास्ट बार संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन देखेंगे। हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई थिंक संयोजन अभिक्रिया आ गई होगी। अभिक्रिया का दूसरा प्रकार चलते हैं, उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। हमने बताया था अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। संयोजन को हमने समझ लिया। और जो दूसरा प्रकार है उसका नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया से आपको साफ समझ में आ रहा होगा, वियोजन यानी कि वियोजित होना, यानी कि टूट जाना। मतलब जब हम एक पदार्थ लें और वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। जब हम एक पदार्थ लें, उसको गर्म करें या उस पर कोई क्रिया करें और वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, वियोजित हो जाए, तो वो जो क्रिया हो रही होगी वो क्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमने लिया CaCO3, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हमने इसको गर्म करा या इस पर क्रिया कराई तो ये दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, CaO और CO2। तो हमने कहा यहाँ पर जब हम कोई एक पदार्थ लें और उसको गर्म करें या उस पर कोई क्रिया कराए और वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। जब संयोजन में क्या होता था, उल्टा होता था, दो या दो से अधिक लेते थे, एक बनता था, पर वियोजन में उल्टा हो रहा है, एक ले रहे हैं, दो या दो से अधिक बन रहा है। अच्छा, तेल के इधर साइड को क्या कहते हैं, अभिकर्मक। क्या कहते हैं, अभिकर्मक। और तीर के इधर साइड को क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकर्मक एक है, चूंकि यहाँ पर हमेशा एक ही लिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, इसे एकल अभिकर्मक। हम कहेंगे जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या हो सकता दो से अधिक
जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये एकल अभिकर्मक है, ये देखो दो या दो से अधिक उत्पाद इसने बना दिए तोड़ के। समझ में आया? ये टूट गया, दो या दो से अधिक उत्पाद बन गया। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकारों का वर्णन किया, एक संयोजन, दूसरा वियोजन। अब तीसरे प्रकार में चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। चलो तीसरा जो प्रकार है वो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को पहले सामान्य शब्दों में समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब सामान्य शब्दों में समझा जाए तो एक जनरली उदाहरण देते हैं। मान लो कोई क्लास है, उस क्लास की सीट में 3 बच्चे बैठे होंगे। कोई एक बच्चा आए कहीं से और इस बच्चे को उठा के बाहर रख दे और खुद इसकी जगह आके ये बैठ जाए, खुद इसकी जगह आके ये क्या हो जाए, बैठ जाए। अब ये सीट में 3 बच्चे बैठे थे, दूसरा बच्चा आया, इसने यहाँ पर जो बच्चा बैठा था उसको बाहर करा, खुद उसकी जगह बैठ गया। तो हम कहेंगे इस बच्चे ने इस बच्चे का विस्थापन कर दिया, इस बच्चे ने इस पूरी सीट से इस लड़के का विस्थापन कर दिया। ये सामान्य शब्दों में मतलब ये लड़का आया और इसने जिसको हटाया, हम कहेंगे उसका इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसका विस्थापन कर दिया। समझ में आया? तो अब केमिस्ट्री की भाषा में चलते हैं कि है क्या, केमिस्ट्री की भाषा में समझो। ठीक है, चलो विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। हाँ, तो हम समझ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से समझ। जैसे ये Fe है, ये CuSO4 है। जब दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं तो कोई यौगिक बनता है। जैसे ये एक यौगिक है, इसमें कॉपर जुड़ा है, सल्फर जुड़ा और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, यौगिक। क्या कहलाएगा, यौगिक। ये पूरा यौगिक। इस यौगिक में 3 चीजें, एक Cu है, एक S और एक ऑक्सीजन। अब होता क्या है, होता ये है कि जो आयरन है, क्योंकि आयरन ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो जब हम आयरन की और इस यौगिक की, जब हम आयरन की और कॉपर सल्फेट की आपस में क्रिया कराते हैं तो आयरन क्या करता है, यहाँ पर जाता है और इस पूरे यौगिक से कॉपर को हटा देता है। कॉपर को इसने हटा दिया, क्या करा, कॉपर को हटा दिया। तो देखो कॉपर को हटा दिया और स्वयं इसकी जगह जाके वो बैठ गया। तो देखो Fe किसकी जगह आ गया, Cu की जगह। तो Fe ने क्या करा, इस पूरे यौगिक से कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह आके बैठ गया। तो हम कहेंगे Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, Fe ने इस पूरे यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये चूंकि यहाँ पर विस्थापन हो रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। डेफिनेशन कैसे रखेंगे, हम कहेंगे जब कोई तत्व, ये Fe एक तत्व है, कॉपर भी एक तत्व है, हम कहेंगे जब कोई तत्व किसी यौगिक से, ये पूरा यौगिक है ना, हम कहेंगे जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को हटाकर, देखो हटा दिया कॉपर को, किसी दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। देखो Fe ने कॉपर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लिया। तो हम कहेंगे जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से समझना, हम कहेंगे जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के तीनों प्रकारों का संयोजन, वियोजन और विस्थापन का एक्सप्लेनेशन किया। अब रासायनिक अभिक्रिया और उसके तीनों प्रकारों का तो वर्णन किया, कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हमको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अगली जो अभिक्रियाएं हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, द्विविस्थापन का मतलब, विस्थापन का मतलब होता है कोई एक आके दूसरे को हटा दे, स्वयं उसका स्थान ले ले।
द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों जगहों से क्या होता है, विस्थापन होता है। मतलब एक तत्व किसी दूसरे तत्व का विस्थापन करेगा और दूसरा पहले तत्व का विस्थापन करेगा। दो तत्व एक दूसरे का विस्थापन करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, इसे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये हो जाएगा 2NaCl प्लस BaSO4। देखो इस Ba ने इस पूरे यौगिक से आकर Na का विस्थापन किया, इस Ba ने इस Na का विस्थापन कर दिया। तो देखो Ba यहाँ पर आके बैठ गया, तो देखो ये BaSO4। अगर Ba यहाँ आके बैठ गया तो देखो ये जो Na है वो कहाँ आके बैठ गया, Cl के साथ। तो देखो 2NaCl बना, मतलब दो तत्वों का आपस में विस्थापन हुआ है। Ba की जगह Na आ गया और Na की जगह Ba आ गया। देखो Na की जगह अगर Ba आया तो बन गया BaSO4, और Ba की जगह अगर Na आया तो क्या बन गया, NaCl। मतलब Ba ने Na का विस्थापन करा और Na ने Ba का विस्थापन करा, यानी कि दो तरीके से विस्थापन हुआ है। इसको कहेंगे द्विविस्थापन। जब दो तरीके से विस्थापन हो, दो तत्व एक दूसरे का आपस में विस्थापन कर दे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं, जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, एक ये यौगिक है और एक ये यौगिक है, और हम इसको क्या कहेंगे, इसको तत्व नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ये टूटेंगे आयन में टूटेंगे। किस में टूटेंगे, आयन में। तो इस बार हम इसको आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। तो क्या हो रहा है, इन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये आयन इधर जा रहा है, ये आयन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो हम कहेंगे जब दो यौगिक, ये यौगिक कहलाएंगे, हम कहेंगे जब दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो। देखो ये आयन इधर चला गया, ये आयन इधर चला गया। तो हम कहेंगे जब दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, तो हमने कहा अन्य अभिक्रियाओं में द्विविस्थापन हमने पढ़ा दी। इसके बाद दो तीन और अभिक्रिया हमको अन्य अभिक्रियाओं में पढ़नी है। कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है, अगली जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये समझो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो वैसे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की 3-4 डिफिनेशन होती है। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण अंग का बढ़ना, ऐसे कई परिभाषाएं होती हैं। पर केवल हम एक परिभाषा में चलेंगे, ऑक्सीजन का योग, क्योंकि हाई स्कूल है। हाई स्कूल में कितना यूपी बोर्ड में लिखना है, जितना तुम्हारे किताब में दिया गया है, और किताब में केवल ऑक्सीजन के योग के बारे में बातें करी गई ज़्यादातर, और उसके अलावा ज़्यादा बातें करी नहीं गई। तो केवल एक डिफिनेशन में चलेंगे। फिर अगर अनसॉर्ट में क्वेश्चन देखेंगे कि ये 2-3 परिभाषा कभी पूछा गया है तो हम करवा देंगे, वैसे पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की और अपचयन की वैसे 3-4 डिफिनेशन होती है, पर केवल हम एक डिफिनेशन पे फोकस करेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है, हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो देखो हम कहेंगे यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर जाते जाते क्या हो गया, इस चीज में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम कहेंगे इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो। देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो है अपचयन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया का नाम है, अपचयन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया पढ़ेंगे उसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम क्या है बताओ जरा भाई, अपचयन अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, अपचयन अभिक्रिया को। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है उसको पढ़ते हैं अच्छे से, समझ में आया। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन का योग होता था। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगी, जैसे
जैसे 2CuO Cu प्लस का O2। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, इस तत्व में ऑक्सीजन जुड़ी है और यहाँ आते आते क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास बोल सकते हैं, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो ऐसी अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, तो हम कहेंगे ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, ह्रास हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। हम कहेंगे यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि पेपर में आती है, काफ़ी बार आती है पेपर में, यूपी बोर्ड में। अगली जो है अभिक्रिया, उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो। अभी हमने अलग अलग बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो। अपचयन क्या होती है, हमने कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, ऑक्सीजन हट रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन कहलाती। पर अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में हो रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो देखो ये यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस तत्व में, यहाँ जाके ऑक्सीजन हट गया, तो कहेंगे ये जो अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण है। ये क्या है, ऑक्सीकरण है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। पर अगर हम ये कहें यहाँ पर देखो तत्व में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है और यहाँ जाके इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, यहाँ पर जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण। क्योंकि हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो देखो जुड़ रहा है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जबकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ जाके यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जाके इस तत्व में ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर इसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ जाके हट गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। और हमने पढ़ा था जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है वहाँ क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर ये अगर ये वाला लो तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ये वाला लो यहाँ अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। तो इस पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया। अगला जो टॉपिक है, रेडॉक्स समझ में आ गया सबको। चलो अगला जो टॉपिक है वो संचारण है। ध्यान रखना यहाँ पर वही पढ़ा रहे जो एकदम बोर्ड में आना है, बोर्ड में यह आएगा, पूरा पेपर एक दूसरे का परेशान होने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो है संचारण। अगला टॉपिक और पढ़ लो, संचारण। संचारण क्या होता है इस चीज को समझो। जंग लगने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, संचारण। पर जंग लगता कैसे, उस क्रिया को थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि हमको डेफिनेशन भी लिखनी है। तो होता क्या है, देखो जब भी किसी चीज में जंग लगती है, एक्चुअली जंग किस में लगती है, जंग लगती है धातु में। धातु क्या होता है, वो चीज़ जो दिखने में चमकदार हो, वो चीज़ जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में लास्ट कक्षक में 1 2 3 परमाणु 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता हो, वो चीज़ जिसको बजाने में टन की आवाज़ आती हो, जिसमें आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, वो चीज़ धातु कहलाती है। मोटे मोटे बात हम समझ लो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें जो कहलाती है वो क्या कहलाती हैं, धातु। तो इन्हीं चीज़ों में प्रायः लगभग जंग लगती है। तो हम कहेंगे जब कोई धातु, तो जंग लगती कैसे इन चीज़ों में, तो हमने कहा मान लो कोई धातु है, मान लो कोई धातु है, इसमें जंग कैसे लगेगी, 2 तरीके से जंग लगेगी। 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन इसके पास होना चाहिए पानी। क्या होना चाहिए, आसपास पानी होना चाहिए, या पानी जैसा कोई एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो पानी होना चाहिए, या तो आर्द्रता होनी चाहिए, या तो आसपास का वातावरण में नमी होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, पानी संबंधित कुछ होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन तो ये आर्द्रता होनी चाहिए, आर्द्रता या नमी।
मतलब पानी संबंधित आर्द्रता होगी तो भी वायु में पानी होगा, नमी होगी तो भी वायु में पानी होगा, मतलब कुल मिला के पानी जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये कि इसके आसपास गंदगी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गंदगी। एक्चुअली गंदगी जो होती है उसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ पर ये पाया गया है कि वहाँ पर अम्लता होती है। क्या होती है, अम्लता। तो हमने कहा किसी भी धातु में जंग लगने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसके आसपास आर्द्रता होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए या गंदगी होनी चाहिए, पर हम लोग अम्ल कहेंगे। तो हम कहेंगे जब कोई धातु आर्द्रता के संपर्क में और अम्ल के संपर्क में आती है, जब कोई धातु आर्द्रता के संपर्क में और किसके संपर्क में, अम्ल के संपर्क में आती है, तो उसमें जंग लगनी चालू हो जाती है और यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। फिर तो समझना, हम कहेंगे जब कोई धातु अम्ल, जब कोई धातु अम्ल और आर्द्रता, जब कोई धातु अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लगनी चालू हो जाती है, या प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। हम कहेंगे जब कोई धातु अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लगनी चालू हो जाती है, यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। लास्ट बात देखो, जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लगनी चालू हो जाती है, यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना। अगली जो हेडिंग है वो है विकृत गंधिता। हाँ, तो ये संक्षारण समझ में आया। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है विकृत गंधिता। शायद आज का लास्ट टॉपिक हो, जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, इस चीज को समझो अच्छे से। नाम है विकृत गंधिता। ये जो हेडिंग है पेपर में भी काफी बार आती है, इस हेडिंग के नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा विकृत गंधिता, मतलब विचित्र तरह की। अगर किसी में गंध उत्पन्न होने लगे तो उस जो टॉपिक है वहीं से ये टॉपिक लिया गया, विकृत गंधिता। विकृत मतलब अजीब तरीके की गंध होनी चाहिए। तो विकृत गंधिता, इस चीज़ को और अच्छे से समझते होता क्या है। होता क्या है, जब कोई वसायुक्त खाद्य सामग्री होती है, मतलब ऐसी सामग्री जिसमें फैट हो, वसा हो, जब कोई ऐसी सामग्री होती है जिसमें वसा होता है, फैट होता है जब इस खाद्य सामग्री को हम बहुत समय तक रखते हैं तो ये होता है क्या, ये खाद्य सामग्री आसपास के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन, उससे रिएक्ट करती है और उससे रिएक्ट करते करते क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण। जब कोई चीज़ बहुत समय तक का ऑक्सीजन से लगातार क्रिया कर रही हो तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और जैसे इस खाद्य सामग्री का ऑक्सीजन से बार बार योग होता रहता है लगातार, और जैसे इसका ऑक्सीकरण होता है तो हमको पता है जैसे कोई वसायुक्त खाद्य सामग्री अगर ऑक्सीकरण हो गया उसका तो खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। वसायुक्त सामग्री क्या होती है, खराब हो जाती है। और अगर वो सामग्री खराब हो जाएगी तो हम कहेंगे उसके स्वाद और गंध में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। तो हमने कहा कि कोई वसायुक्त सामग्री है, उसको बहुत समय तक का हमने वातावरण में छोड़ दिया तो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से लगातार क्रिया करेगी, और क्रिया करेगी तो जो खाद्य सामग्री इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। और जैसे किसी खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होता है वो क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। खराब होने का मतलब क्या होता है, उसके स्वाद में और उसकी महक में यानी कि गंध में क्या होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। और यही जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन से समझो। हम कहेंगे हम कहेंगे जब कोई वसा युक्त खाद्य सामग्री, कौन सी सामग्री, वसा युक्त खाद्य सामग्री, हम कहेंगे जब कोई वसा युक्त खाद्य सामग्री, हम कहेंगे जब कोई वसा युक्त खाद्य सामग्री, जब कोई वसायुक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक वातावरण में रखी रहती है तो वह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तथा जिसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आने लगता है, यही क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। हम कहेंगे जब कोई वसायुक्त खाद्य सामग्री वातावरण में रखे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाती है तथा उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आने लगता है तो यही क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। एक लास्ट बात सुनो, हम कहेंगे जब कोई खाद्य सामग्री वातावरण में रखे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, तो हम कहेंगे उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आने लगता है और यही क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। समझ में आया? तो हमने आज के जितने टॉपिक थे वो सारे क्लियर करें।
लगभग आधा घंटे का हमने वीडियो बनाया, उसमें लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। अब तुम लोगों के जो अगले टॉपिक होंगे वो हम बता दे रहे हैं। आज का आधा घंटे का ये वीडियो अपलोड होगा क्योंकि पहला दिन है, चीज़ें हमें भी समझनी है कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कल का जो टॉपिक होगा आधा घंटे का, लगभग हमने आधा चैप्टर आज कवर कर दिया है। आधा चैप्टर कल हम आधा घंटे का वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा कवर करेंगे। कल कौन कौन से टॉपिक क्लियर होंगे? तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण बैलेंस करना और रिएक्शंस कुछ, ये सारी जो 3-4-5 टॉपिक बचे वो कल के वीडियो में कवर करेंगे। और कल आधा घंटे का एक और वीडियो आएगा, मतलब आज आधा घंटे का और कल आधा घंटे का, 1 घंटे में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बार यूपी बोर्ड में जल्दी जाएगा नहीं, हमारी आशा 99.99% इसी से पूरा पेपर फंसेगा। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू।